हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए हमारी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है। सेशन 20 चल रहा था, अब तक 4 पार्ट्स हम लोग इसके कर चुके हैं। ये पार्ट 5 है जो कि फाइनल पार्ट होगा इस यूनिट का। यूनिट चल रही है हमारी इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। इस पार्ट में हम लोग जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इकोलॉजी रिलेटेड, जैसे आईपीसीसी वगैरह, वो सब कुछ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिलेबस की हम लोग बात करें तो इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन करा। सेकंड पार्ट नेचुरल रिसोर्सेज पे गए। थर्ड पार्ट पे हमने कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करी। फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने क्लाइमेट एनालिसिस की बात, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट की बात करी, एग्रीकल्चर, रूरल और लाइवलीहुड के लिए, कार्बन क्रेडिट की। इस पार्ट में हम लोग आईपीसीसी, यूएनएफ ट्रिपल सी और सीओपी मीटिंग्स की बात करेंगे। जो फंडिंग मैकेनिज्म है क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स के लिए, ये आपका करंट अफेयर्स का और गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट है। इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको भी हम लोग गवर्नमेंट स्कीम के अंदर ही करेंगे। तो इस वीडियो के साथ में हमारा ये पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में सीरीज में हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो लेकर आएंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, हम लोग सीधे आगे चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, जो हमारा कंटेंट है पढ़ने का। अब हमारा पार्ट आता है इसमें इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जो जो हमारे सिलेबस में दी हुई है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हमारा वर्ल्ड का लीडिंग साइंटिफिक बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज को असेस करता है, आईपीसीसी। ये पॉलिसी मेकर्स को कॉम्प्रिहेंसिव, ऑब्जेक्टिव और एविडेंस बेस्ड असेसमेंट देता है साइंटिफिक, टेक्निकल और सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का विद रेस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज। बट ये अपनी रिसर्च नहीं करता। आईपीसीसी डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च, बल्कि ये क्या करता है, इट इवेल्युएट्स एंड सिंथेसाइजेस फाइंडिंग्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ साइंटिफिक स्टडीज पब्लिश्ड वर्ल्ड वाइड। तो दुनिया भर में जो अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज पब्लिश हो रही हैं, ये उसके डेटा को यूज करता है rather than कि खुद की रिसर्च कंडक्ट करे। तो आईपीसीसी की बात की जाए, एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक बॉडी है जिसको इसलिए एस्टेब्लिश किया गया है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेस करे, उसका इम्पैक्ट बताए, उसके फ्यूचर रिस्क बताए और उसके लिए रेस्पॉन्स स्ट्रेटजीज बताए। इसकी हेल्प से पॉलिसी मेकर्स को रेगुलर असेसमेंट रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं एज पर द लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज। उसकी हेल्प से गवर्नमेंट जो है वो अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज बनाएंगी, इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट करेंगी। IPCC is regarded as the most authoritative international organization for climate change assessment. इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से आती है? इट फॉर्म द साइंटिफिक बेसिस फॉर ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस। आईपीसीसी की रिपोर्ट के बेसिस पर ही ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस की बात चलती है अंडर यूएनएफ ट्रिपल सी जो और पेरिस एग्रीमेंट के बीच में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड पेरिस एग्रीमेंट। ये दोनों ही लोग आईपीसीसी की रिपोर्ट के बेसिस पर ही काम करते हैं। आईपीसीसी कब कैसे बना? 1988 में बना था, ज्वाइंटली बनाया था इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। इसको स्टैब्लिश क्यों किया गया? सो दैट गवर्नमेंट को रिलायबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल पाए क्लाइमेट चेंज के लिए। आईपीसीसी का सेक्रेटरीट जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इट इज होस्टेड बाय वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आईपीसीसी के? टू असेस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, to evaluate the environmental, economic, and social impacts of climate change, to assess options for climate change adaptation and mitigation, to provide scientific evidence for international climate negotiations, to support policymakers with objective and policy relevant information, to improve understanding of climate risk and future scenarios, to identify knowledge gaps and research priorities। तो ये तो बेसिक थ्योरी है, इसमें तो कुछ समझाने का ऐसा है नहीं। आईपीसीसी के अगर फंक्शंस की हम लोग बात करें, फंक्शंस क्या होते हैं आईपीसीसी के? सबसे पहले तो यही है कि जो भी पब्लिश साइंटिफिक लिटरेचर है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसको रिव्यू करेगा, असेस करेगा। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट देगा हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पे। स्पेशल रिपोर्ट्स पब्लिश करता है रिलेटेड टू क्लाइमेट इश्यूज। बट कोई भी ये डेटा खुद का नहीं होता, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का, दूसरे रिसर्चर्स का डेटा होता है जिसको ये फर्दर प्रोसेस करता है। मेथोडोलॉजीज और गाइडलाइंस बनाता है ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज के लिए, क्लाइमेट मॉडल्स को असेस करता है, फ्यूचर एमिशन सिनेरियोज बताता है, अडेप्टेशन और मिटिगेशन ऑप्शंस को इवेल्युएट करता है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट करता है और इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉर्पोरेशन को प्रमोट करता है ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी के अंदर 4 हमारे पास वर्किंग ग्रुप्स होते हैं। 3 तो हमारे पास होते हैं, वर्किंग ग्रुप 1, वर्किंग ग्रुप 2, वर्किंग ग्रुप 3। चौथा जो होता है बेसिकली वर्किंग ग्रुप ना होकर ये एक टास्क फोर्स होता है। तो इन ऑल हमारे पास 3 वर्किंग ग्रुप और एक टास्क फोर्स हुआ। जो वर्किंग ग्रुप 1 होता है वो फिजिकल साइंस को देखता है फॉर क्लाइमेट चेंज। जो वर्किंग ग्रुप 2 होता है उसका फोकस होता है इम्पैक्ट, अडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी।
वर्किंग ग्रुप 3 जो होता है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की बात करता है। तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज आया, वर्किंग ग्रुप 1 क्या कर रहा है, उस क्लाइमेट चेंज की फिजिकल साइंसेस को देख रहा है, वो फोकस हुआ। वर्किंग ग्रुप 2 क्या करना है, उस क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, अडेप्टेशन है, क्या वल्नरेबिलिटीज है। वर्किंग ग्रुप 3 क्या कर रहा है, उस क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन की बात कर रहा है। वन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके फंक्शंस होते हैं कि जो हमारा साइंटिफिक एविडेंस है उसको असेस करता है रिगार्डिंग अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम के लिए। फिर एग्जामिन करेगा ऑब्जर्व क्लाइमेट चेंज जो हम लोग देख रहे हैं और फ्यूचर क्लाइमेट प्रोजेक्शन। ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेरिक प्रोसेस ओशियंस और ग्लेशियर्स को स्टडी करता है और इवेल्युएट करता है क्लाइमेट मॉडल्स को और फ्यूचर वार्निंग सिनेरियोज को। वर्किंग ग्रुप 2 की बात करें तो वर्किंग ग्रुप 2 का काम किस चीज के अंदर हो जाता है, assesses the impact of climate change on ecosystem and human society, studies agriculture, forestry, biodiversity, water resources, evaluates vulnerability of different regions, and recommends adaptation strategies to reduce climate change। और वर्किंग ग्रुप 3 जब होता है ना, तो अब ये देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने साइंटिफिक एविडेंस देखे अर्थ के क्लाइमेट को समझा। हमने उसके रेस्पेक्ट में फिर हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से हमने एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट्री को, इस सब को हम लोगों ने स्टडी करा। अब हम लोग ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को रोकने के मेथड्स को असेस कर रहे हैं। वी विल इवेल्युएट रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन कैप्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो पॉलिसीज हैं, टेक्नोलॉजीज है लो कार्बन डेवलपमेंट की, उसे हम लोग एग्जामिन करेंगे। और हमसे मतलब है यहाँ पे मैं आईपीसीसी के वर्किंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ। एंड इट सपोर्ट्स स्ट्रेटेजी टू अचीव सस्टेनेबल क्लाइमेट गोल्स। अब जो टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स बेसिकली क्या काम करती है, होती है टास्क फोर्स ऑन नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री, जिसे हम लोग टीएफआई बोलते हैं। It develops internationally accepted methodologies for estimating greenhouse gas emission and removal। तो हम ग्रीन हाउस गैस कितना एक्चुअली में, तो आप एटमॉस्फेयर में जाके कैलकुलेट नहीं कर सकते हो ना, हम उसे एस्टिमेट करते हैं कि कितनी ई ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है और कितना हम लोग रिमूव कर रहे हैं। फिर एक गाइडलाइन की बात करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज। और इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ एमिशन रिपोर्टिंग अमंग कंट्रीज। असेसमेंट रिपोर्ट आती है इनकी एक, आईपीसीसी पीरियडिकली एक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब असेसमेंट रिपोर्ट जो होती है इनकी, लास्ट जो आई थी 2021 से 23 की आई थी, जो कि इनकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट थी AR6। ठीक है, ये आप बेसिक थोड़ी सी आप रीड कर लेना कब कब आई है। स्पेशल रिपोर्ट भी होती है आईपीसीसी की कुछ कुछ, जैसे ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस 2018 की, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड 2019 की, ओशन एंड क्रायोस्फेयर इन चेंजिंग क्लाइमेट 2019 की। वे अचीवमेंट्स क्या क्या हैं आईपीसीसी के। अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा तो यही है कि क्लाइमेट साइंस का एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग इन्होंने इंप्रूव कर दी है। क्लाइमेट एक्शन पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ा दिया है। साइंटिफिक एविडेंस देते हैं सपोर्टिंग द क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट दो बहुत बड़े इवेंट्स थे हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्लोबल मैंने मतलब क्लाइमेट के कंजर्वेशन के लिए बेसिकली। नेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज को गाइड करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई इन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए। और एक स्टैंडर्डाइज ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री मेथोडोलॉजी डेवलप करी। इसके साथ में आईपीसीसी की कुछ लिमिटेशंस भी है कि जैसे एक तो इनका ओरिजिनल साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, दूसरों की साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे काम करते हैं ये। जो पब्लिश साइंटिफिक लिटरेचर है या एक्सपर्ट असेसमेंट्स है उस पर रिलाई करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों, क्योंकि एक्सटेंसिव पीयर रिव्यू होता है इसके अंदर। रिपोर्ट जो होती है वो साइंटिफिक असेसमेंट तो देती है, बट इस कोई स्पेसिफिक पॉलिसी डिसीजन नहीं देती। अब वो डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट को लेना है। गवर्नमेंट के पास क्या उस तरह का एक्सपर्टीज है या नहीं, वो सेपरेट हो जाता है हर कंट्री के लिए अलग अलग। साइंटिफिक अनसर्टेनिटीज जो है वो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रोजेक्शंस में हमेशा रहती हैं। ये लिमिटेशन है आईपीसीसी की। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी। यूएनएफ ट्रिपल सी की बात करें, एक प्रिंसिपल इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका काम है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना। एक ऐसा ग्लोबल फ्रेमवर्क देता है ये जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करने की बात की गई है। और जो मेजर क्लाइमेट एग्रीमेंट है, जैसे हमारा क्योटो प्रोटोकॉल हो गया 1997 का, या पेरिस एग्रीमेंट हो गया 2015 का, ये मैंने अभी बताया भी था ना, बहुत बड़े एक ये क्लाइमेट कंजर्वेशन के इवेंट्स हैं ये। तो जो मेजर क्लाइमेट एग्रीमेंट्स है, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, वो इसी फ्रेमवर्क के थ्रू है। तो यूएनएफ ट्रिपल सी जो एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी है, इट वाज अडॉप्टेड टू प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, उसके एडवर्स इंपैक्ट्स को एड्रेस करने के लिए। एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देता है कंट्रीज को कि जिसके बेसिस पे नेगोशिएट करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं मेजर्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। जो कन्वेंशन है वो क्लाइमेट चेंज को रिकॉग्नाइज करता है एज अ कॉमन कंसर्न ऑफ ह्यूमन काइंड
and emphasizes the need for collective action by all nations. UNFCCC एक पेरेंट एग्रीमेंट की तरह काम करता है अंडर विच अलग अलग क्लाइमेट अकॉर्ड्स होते हैं जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं। बैकग्राउंड एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो हमारे पास 1980s में जब साइंटिफिक एविडेंस ग्रो होने लग गए थे और हमें पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग का कितना बड़ा इंक्रीजिंग थ्रेट है, हम लोगों को लगा कि कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट चाहिए। तो इस सब के लिए क्या हुआ, एक अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। अर्थ समिट हुआ था रियो द जेनेरियो ब्राजील में 1992। इस अर्थ समिट के अंदर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस सॉरी इस अर्थ समिट के अंदर यूएनएफ ट्रिपल सी आया था। जो अर्थ समिट था उसका दूसरा नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी है, इसको हम लोग अर्थ समिट बोलते हैं। रियो समिट भी इसको बोला जाता है बहुत सी जगह। कन्वेंशन को ओपन किया गया 4 जून 1992 को ड्यूरिंग द अर्थ समिट। यूएनएफ ट्रिपल सी जो है 21 मार्च 1994 को आया आफ्टर रिसीविंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेटिफिकेशन। आज की हम लोग बात करें तो इट हैज नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप विद ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड बीइंग अ पार्टी टू द कन्वेंशन। यूएनएफ ट्रिपल सी का ऑब्जेक्टिव है उनके आर्टिकल 2 में दिया हुआ है, टू अचीव स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. To achieve stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. इस कन्वेंशन का ये काम भी है कि इकोसिस्टम नेचुरली क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करे, फोर्सफुली ना करना पड़े, फूड प्रोडक्शन थ्रेटन ना हो, फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक सस्टेनेबल मैनर में रहे। तो ये सब काम देखना यूएनएफ ट्रिपल सी का है। अब इनके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जिन पर सारा काम होता है। ये जो प्रिंसिपल्स है ये आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, इसको CBDR-RC भी बोला जाता है। जो भी कंट्रीज हैं दे शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, है ना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड हो सकती है, सबकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। कोई डेवलप्ड कंट्री है, कोई डेवलपिंग कंट्री है, और कोई अभी डेवलपिंग की स्टेज पे भी प्रॉपरली नहीं है। हाउएवर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकली ग्रीन हाउस एमिशंस में ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है और उनके पास ज्यादा बेटर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूएनएफ ट्रिपल सी का। इसे अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता है कि जब तक कंप्लीट साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं है तो हम लोग अपने कोई भी जो मेजर्स हैं उसे पोस्टपोन नहीं करना है। प्रिवेंटिव एक्शन शुड बी टेकन इवन व्हेन देयर इज साइंटिफिक अनसर्टेनिटी, अगर साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है तब भी हमें कोई भी अगर स्पेसिफिक एक्शन हमें लेना पड़ रहा है तो हम लोगों को वो एक्शन लेना है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन मेजर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे। प्रेजेंट की नीड्स के साथ साथ हमें फ्यूचर की भी नीड्स देखनी है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही साथ साथ चलते रहे। इक्विटी है कि क्लाइमेट पॉलिसीज फेयर होनी चाहिए एंड इट शुड कंसिडर डिफरिंग सर्कमस्टेंसेज एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द कंट्रीज। की फीचर्स की बात करें यूएनएफ ट्रिपल सी के क्या फीचर्स है। इन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक ग्लोबल चैलेंज माना है जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की नीड है। एक ऐसा फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया है कि जहां पे क्लाइमेट नेगोशिएशन कर सके बाकी कंट्रीज भी। कंट्रीज को एनकरेज करा कि प्रिपेयर करें और पीरियडिकली अपडेट करें नेशनल इन्वेंटरीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और नेशनल इन्वेंटरी कहाँ पे बनी थी, वो आईपीसीसी ने बनाई थी। प्रमोट रिसर्च एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, सपोर्ट्स अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स, फैसिलिटेट्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये हमेशा या मोर और लेस डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री के लिए आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी और कैपेसिटी बिल्डिंग भी इस तरह का। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए मैकेनिज्म देना डेवलपिंग कंट्रीज को कि किस तरह से वो अपना पैसा इसमें ज्यादा बेटर यूज कर सकते हैं या लोन दे सकते हैं उन्हें। ऑर्गेनाइजेज एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो अब सीओपी जो होती है ना हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कौन ऑर्गेनाइज करता है, यूएनएफ ट्रिपल सी करता है। टू रिव्यू इंप्लीमेंटेशन एंड नेगोशिएट फर्दर क्लाइमेट एक्शंस। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सीओपी होता है, सेक्रेटरीट होता है, सब्सिडरी बॉडीज होता है। सीओपी होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है यूएनएफ ट्रिपल सी की। ये लोग एनुअली मिलते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन है कन्वेंशन का उसको रिव्यू करते हैं। जो भी पार्टीज होती है कन्वेंशन की वो सीओपी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करती हैं। सेक्रेटरीट जो होता है इसका यूएनएफ ट्रिपल सी का, वो सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन।
वो मीटिंग्स को फैसिलिटेट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, नेगोशिएट करेगा और टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस देता है। सेक्रेटरीट कहाँ पर है? यूएनएफ ट्रिपल सी का सेक्रेटरीट है बॉन, जर्मनी में। अब इनकी दो सब्सिडरीज बॉडी हैं। एक तो होता है इनका सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस जो कि एसबीएसटीए है। दूसरा है सब्सिडरी बॉडी इंप्लीमेंटेशन जो एसबीआई है। जो एसबीएसटी है ये क्या करता है? इट प्रोवाइड साइंटिफिक एंड साइंटिफिक एडवाइस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, टेंटिक कुछ नहीं है, ये साइंटिफिक एडवाइस देता है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। एआई जनरेटेड इमेज है तो इसलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ये। सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट साइंटिफिक पॉलिसी असेसमेंट्स। जो सब्सिडरी बॉडी इंप्लीमेंटेशन है वो असिस्ट करती है इन रिव्यूइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन, और वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेक्ट्स एक्शन को देखता है। मेजर अचीवमेंट्स क्या है यूएनएफ ट्रिपल सी के? सबसे बड़ा तो क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि सीओपी 3 में क्योटो जापान के अंदर हुआ था। इट एस्टेब्लिश लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। तो क्योटो प्रोटोकॉल की सबसे बड़ी चीज क्या है कि इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज के लिए लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स कर दिए थे, एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। इट इंट्रोड्यूस मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म सच एज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, हमने पीछे पढ़ा भी था कहीं पर। पेरिस एग्रीमेंट होता, अच्छा पीछे पढ़ा होने से मतलब है कि इसी यूनिट के पिछले वीडियोस में। पेरिस एग्रीमेंट 2015 का था जो कि सीओपी 21 पेरिस फ्रांस के अंदर अडॉप्ट हुआ था। ये सभी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल था। इट सीक्स टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस while pursuing efforts to limit it to 1.5 degree above pre-industrial level. It introduced the system of nationally determined contribution NDC, जो मैं अभी आपको बता भी रहा था, कार्बन मार्केट के ही होते हैं NDCs। इंपॉर्टेंस क्या है यूएनएफ ट्रिपल सी की? इट प्रोवाइड्स a primary international legal framework for addressing climate change, encourages global cooperation in reducing greenhouse gas emissions, adaptation mitigation measures को promote करता है, developing countries को finance, technology transfer और capacity building के through support करता है, scientific cooperation and information exchange facilitate करेगा, international climate negotiation के लिए agreements के लिए basis बनाता है। जो दूसरे कंट्रीज हैं, help countries formulate national climate policies and action plans, and it contributes to achieving sustainable development and global climate resilience। ये तो बेसिक थ्योरी है। लिमिटेशंस इसकी आप लोग पढ़ लेंगे, बेसिक बेसिक थ्योरी है, लिमिटेशन में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लिमिटेशन ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी आप लोगों को पढ़ना है, पॉज करके पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, ये हमारी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूएनएफ ट्रिपल सी की। अब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कॉन्सेप्ट आया था, ये तो हमने समझ लिया कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हो गई। इसके अंदर जो भी कंट्रीज है, दे ऑल कंट्रीज आर द पार्टीज। जो भी कंट्रीज जिन्होंने रेटिफाई करा था कन्वेंशन को। एक ऐसा प्रिंसिपल फोरम है जहां पे गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी अलग अलग पॉलिसीज के लिए, प्रोग्रेस को रिव्यू करेगी और डिसीजंस को अडॉप्ट करेगी टू स्ट्रेंथन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। सीओपी मीटिंग जनरली साल में एक बार होती है विद द होस्ट कंट्री चेंजिंग एनुअली। तो किसी भी कंट्री में फिक्स नहीं है, हर साल अलग कंट्री बनती है और वो सीओपी मीटिंग को होस्ट करता है। डिसीजन अडॉप्टिंग ड्यूरिंग सीओपी मीटिंग्स ये गाइड करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है सीओपी का कि यूएनएफ ट्रिपल सी को इम्प्लीमेंट, जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको रिव्यू करना, और जो भी प्रोग्रेस बनाई है पार्टीज ने उसको असेस करना। इंटरनेशनल एग्रीमेंट यहाँ पे नेगोशिएट होते हैं, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिसीजंस यहाँ पर नेगोशिएट होते हैं। ग्लोबल एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए है उन ग्लोबल एफर्ट्स को जो कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन पे काम करते हैं। Also, to facilitate cooperation among countries in technology transfer, finance and capacity building, scientific assessment जो IPCC का है उसे रिव्यू करता है, पेरिस एग्रीमेंट को और एनडीसी को जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है उसको मॉनिटर करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट रेजिलियंस को प्रमोट करता है। फंक्शंस क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करें तो ईच पार्टी जो होती है यूएनएफ ट्रिपल सी की, उनका कुछ राइट है टू पार्टिसिपेट इन द सीओपी मीटिंग्स। डिसीजन जनरली कंसेंसस के थ्रू आते हैं रेदर देन द फॉर्मल वोटिंग। जो नेगोशिएशन तो होते हैं उसके अंदर ऑफन डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। फिर इसके अलावा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स भी हैं। ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एजेंसीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और सिविल सोसाइटीज ये भी सीओपी के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो सबसे पहले सीओपी 1 थी जो कि बर्लिन में हुई थी 1995 में। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी यूएनएफ ट्रिपल सी की जो कि हुई थी, और इसने बर्लिन मैंडेट को अडॉप्ट कर लिया था।
फिर था COP3, ये इंपॉर्टेंट है, सारी नहीं है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है। COP3 जो है वो क्योटो जापान में हुआ था, जिससे क्योटो प्रोटोकॉल निकल कर आया था। यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट भी किया गया था। लीगली बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं इसमें, लीगली बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज के। इंट्रोड्यूस थ्री फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म, थ्री फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म आया था: क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन और इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को इट केम इनटू द फोर्स। फिर COP7 में मराकेश मोरक्को में हुआ था, जिसका आउटकम आया था मराकेश अकॉर्ड्स। इन्होंने जो क्योटो प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन के रूल थे उन्हें फाइनलाइज करा, और इन्होंने ऐसा प्रोसीजर स्टैब्लिश करा ताकि हम कार्बन ट्रेडिंग और कंप्लाइंट मैकेनिज्म कर पाए। COP13 बाली इंडोनेशिया में हुई थी 2007 में। मेजर आउटकम आया था बाली एक्शन प्लान, तो बाली एक्शन प्लान 2007 में आया था। इट इनिशिएटेड नेगोशिएशंस फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल क्लाइमेट आफ्टर क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, एंड इट फोकस्ड ऑन मिटिगेशन, अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड क्लाइमेट फाइनेंस। COP15 2009 में आया था, जिसके अंदर कोपेनहेगन अकॉर्ड्स आए थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने साइंटिफिक नीड को रिकॉग्नाइज करा टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। इन्होंने गोल दिया ऑफ लिमिटिंग टेम्परेचर राइज टू 2% अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ऑल्दो लीगली बाउंडिंग नहीं है, बट इट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस फ्यूचर क्लाइमेट नेगोशिएशंस। कैनकन मैक्सिको 2010 में COP16 हुआ था। मेजर आउटकम्स थे कि इसके अंदर एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की बात की गई और कैनकन एग्रीमेंट्स को अडॉप्ट किया, जिसके थ्रू हमारा अडेप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए। COP17 हुई थी डरबन साउथ अफ्रीका 2011 में। इसका मेजर आउटकम था डरबन प्लेटफॉर्म। इन्होंने यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस इनिशिएट करे और पेरिस एग्रीमेंट का रास्ता खोला। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पेरिस फ्रांस में हुई थी COP21, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट आया। इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को हर पार्टीज को दिया, एंड द कमिटेड कंट्रीज टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल अबव 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो हमारा पुराना था, उससे जो प्री इंडस्ट्री लेवल था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम रख सकते हैं। और इन्होंने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए। इट रिक्वायर्ड पार्टीज टू पीरियडिकली स्ट्रेंथन देयर क्लाइमेट कमिटमेंट्स। 2018 में कैटोविस पोलैंड में हुआ, जिसका आउटकम आया था कैटोविस रूल बुक। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट के लिए बेसिकली इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस को अडॉप्ट करा, और एक ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्डाइज ट्रांसपेरेंट एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात की। COP26 आया था 2021 में, ये हुआ था ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। मेजर आउटकम इसका क्या आया था कि ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था। इट कॉल्ड फॉर स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट कमिटमेंट्स बाय ऑल द कंट्रीज। It encouraged accelerated reduction of coal use and inefficient fossil fuel subsidies. It finalized key provisions related to Article 6 of the Paris Agreement, and it urged countries to strengthen their NDCs. COP27 हुआ 2022 में, ये हुआ था शर्म एल शेख इजिप्ट में। मेजर आउटकम इसके क्या निकल कर आए थे: एस्टेब्लिश द लॉस एंड डैमेज फंड टू सपोर्ट वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज। लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात की गई, और इसके अलावा अडेप्टेशन फाइनेंस पे ज्यादा फोकस किया गया। COP28 हमारा दुबई में हुआ था। मेजर आउटकम इसका अच्छा, और ये साल 2023 में हुआ था। मेजर आउटकम इसका ये हुआ था कि इट कंडक्टेड फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक अंडर पेरिस एग्रीमेंट। इट कॉल्ड फॉर अ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसल फ्यूल इन एनर्जी सिस्टम। इट एम्फसाइज्ड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमारा COP28 के बाद आनी शुरू हुई, एंड इंप्रूविंग इन एनर्जी एफिशिएंसी। स्ट्रेंथन कमिटमेंट्स ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एंड अडेप्टेशन। सिग्निफिकेंस की बात करें, COP मीटिंग्स का क्या सिग्निफिकेंस रहा है: इट प्रोवाइड द प्राइमरी ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट नेगोशिएशन, स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, फैसिलिटेट क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ये सब COP मीटिंग्स के सिग्निफिकेंस हैं। प्रमोट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, guide implementation of the Paris Agreement and other climate commitments, encourage countries to regularly enhance their climate ambitions, and promote sustainable development and climate resilience। ये हो गया। चैलेंजेस की बात करें कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दोनों ही कंट्रीज की अलग अलग प्रायोरिटीज है। इनएडुकेट क्लाइमेट फाइनेंस है डेवलपिंग नेशंस के पास। स्लो प्रोग्रेस है इन रिड्यूसिंग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इम्प्लीमेंटेशन गैप्स रहे बिटवीन कमिटमेंट्स एंड एक्चुअल एक्शंस। और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, इट विल अफेक्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इस वीडियो के साथ हम लोगों की ये यूनिट कंप्लीट होती है। अगली यूनिट हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेशन में लेकर आएंगे।
तब तक के लिए वीडियो की ये सीरीज जितना अब तक कराया है इसको एक बार दोबारा देखिए, रिवाइज करिए। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स आप एक बार रीड करके रिवाइज करिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो। यहीं पे मैं इस वीडियो सीरीज की पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।